हाँ, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 10 विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाएं आप सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध करा रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी घर पर रह करके सुरक्षित रह करके और पूरी तरह से अध्ययन कर रहे होंगे। अगर विद्यार्थियों आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट करने के लिए क्लियर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। मैं उन डाउटों का जवाब अगले वीडियो में आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा। देखिए, कल मैंने आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था। ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है। एक हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप। हाई ब्लड प्रेशर कई बार भय, क्रोध, चिंता, तनाव या अत्यधिक भोजन के खाने से भी हो जाता है। धमनी की दीवारों के विरुद्ध जो रक्त का दाब लगता है उसको हम रक्त दाब या रक्तचाप के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको हमारे शरीर में पाई जाने वाली धमनी, शिराएं और केशिकाएं अर्थात नलिकाएं या रुधिर वाहिकाओं के बारे में बताऊंगा। तो हमारा पॉइंट है आज का नलिकाएं, या फिर इसे यूं कह दीजिए रुधिर वाहिकाएं। देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में 3 प्रकार की रुधिर नलिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? पहले मैं आपको एक बार समझा रहा हूं इसके बारे में, फिर मैं आपको लिखूंगा। हमारे शरीर में 3 प्रकार की रुधिर नलिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 इसको हम कहते हैं धमनियां, ऑर्टरी के नाम से जानते हैं इनको, अंग्रेजी में ऑर्टरी कहते हैं। नंबर 2 शिराएं, इन्हें हम वेन कहते हैं। और नंबर 3 केशिकाएं, इनको हम कैपिलरीज कहते हैं अंग्रेजी में। तो धमनियां, शिराएं और केशिकाएं 3 प्रकार की होती है हमारी। इन तीनों प्रकार की का अलग अलग कार्य होता है। देखो, धमनियां होती हैं, धमनियों में नंबर 1 बात, शुद्ध रुधिर बहता है। कैसा रुधिर बहता है? इसमें O2 युक्त रुधिर बहता है। धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य करती है। यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य किनका होता है? धमनियों का होता है। हार्ट से जुड़ करके और पूरे शरीर में, जैसे मैंने कल आपको हार्ट के उसमें बताया था कि ऊपरी महाधमनी और निचली महाधमनी के द्वारा शरीर के सारे अंगों की जो कोशिकाएं हैं, क्योंकि हमारा शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिकाएं होती है। प्रत्येक कोशिका श्वसन क्रिया करती है, प्रत्येक कोशिका भोजन करती है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहां से मिलती है? भोजन से ही तो मिलती है। इसलिए प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, खाद्य पदार्थ को पहुंचाया जाता है, और वहां बनने वाला उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले अपशिष्ट को इन्हीं ब्लड कोशिकाओं की सहायता से धमनियां या शिराएं ला करके और कहां डालने का कार्य करती हैं? फेफड़ों में आदि में डालने का कार्य करती हैं। तो धमनियां ऑक्सीजन युक्त रुधिर वाली होती हैं। नंबर 2, इनमें रुधिर झटके के साथ बहता है, क्योंकि इनका संपर्क हार्ट से होता है। जैसे हमारे हार्ट की बीट चलती है ना, हार्ट की धड़कन चलती है, उसी की तरह से धमनियों में रुधिर चलता है। रुधिर धमनियां ये होती हैं वो शरीर में गहराई में पाई जाती हैं, यानी मांस के अंदर गहरे भाग में लगी रहती हैं। ऊपर अगर लगी रहे और दुर्घटनाग्रस्त होने पर हृदय क्या करेगा? पंपिंग कार्य करेगा और झटके के साथ बहुत सारा ब्लड उसके शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसलिए धमनियां हमारे शरीर में गहराई पर स्थित होती हैं। धमनियों का रंग गुलाबी होता है क्योंकि इनमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर वही होता है जो रेड कलर का होता है, गुलाबी कलर का
होता है। धमनियों के अंदर कपाट नहीं पाए जाते। हृदय में से जब धमनियां रुधिर लेती हैं तो अर्धचंद्राकार कपाट खुल करके जाते हैं, उसके पश्चात इनमें कोई कपाट नहीं पाया जाता है, कोई वाल्व नहीं होता है। कहने का मतलब यह है क्योंकि इनमें रुधिर सीधा हृदय से शरीर के अंगों तक बहता है। इनकी जो दीवारें हैं लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल, ताकि झटके के साथ फैल फैल करके जो झटका आता है ना तो फैलती रहती है, सिकुड़ती रहती है, फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। इस तरह से क्या होता है, हमारे शरीर में धमनियां रुधिर को पहुंचाने का कार्य करती है। धमनियां लचीली हैं, गुलाबी कलर की हैं, कपाट नहीं पाए जाते, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को ले जाती हैं, शरीर में गहराई पर पाई जाती हैं। ये इसकी क्या हो गई, धमनियों की विशेषता हो गई है। आपको एक एक पॉइंट को लिखवाऊंगा मैं। शिराएं, शिराओं का प्रमुख कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों से उपापचय क्रियाओं के पश्चात बनने वाले अपशिष्ट युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं से इकट्ठा करना और ला करके हृदय के आलिंद भाग में डालना। यह किनका कार्य होता है, शिराओं का कार्य होता है। शिराएं शरीर में ऊपरी त्वचा के पास नीले कलर की पाई जाती हैं, बैंगनी रंग की होती हैं, क्योंकि इनके अंदर कैसा रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। इनमें कपाट पाए जाते हैं जो रुधिर को हृदय की तरफ तो बहने देते हैं, परंतु यदि हृदय से वापस जाना चाहे तो उसे रुधिर को नहीं बहने दिया जाता है। इनकी दीवारें पतली होती हैं लेकिन दृढ़ होती हैं। पतली और दृढ़ इसलिए होती हैं क्योंकि रुधिर इसमें कम दाब के साथ बहता है। धमनियों में तो रुधिर ज्यादा दाब के साथ बहता है, परंतु शिराओं में रुधिर कम दाब के साथ बहता है। ये ध्यान रखना। ये शरीर में ऊपरी भाग में पाई जाती है, अशुद्ध रुधिर होता है, नीले रंग की होती है, इनमें कपाट पाए जाते हैं और पतली और दृढ़ होती हैं। इसके पश्चात आ गई केशिकाएं। केशिकाओं से हमारा तात्पर्य है कि धमनी और शिरा उत्तरोत्तर लगातार आगे बढ़ती बढ़ती छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में बढ़ जाती हैं, धागे सदृश नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। और जब धागे सदृश नलिकाओं में विभाजित हो जाती है तो उनकी भित्ति इतनी पतली हो जाती है, इतनी पतली भित्ति हो जाती है कि उनमें गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा ही कोशिका में हो जाता है। इस तरह से प्रत्येक कोशिका को रुधिर, ऑक्सीजन, भोजन आदि को पहुंचाने का कार्य करती है। फिर उसी प्रकार से ये केशिकाएं मिलकर के, जैसे मान लीजिए ये छोटी केशिकाएं हैं, ये आकर के यहाँ मिल रही हैं, ये फिर एक बड़ी केशिका से आकर के मिल गई, फिर उससे आ गई ये और बड़ी केशिका से जाकर के मिल गई है। जैसे इस तरह से मिलते हुए है ना, ये क्या है, बड़ी महाशिरा बनती चली जाती है। और बड़ी महाशिरा फिर वही रुधिर को कलेक्ट करके अशुद्ध रुधिर को और दाएं आलिंद में डालने का काम करती है। इस तरह से मैं आपको ये तीनों पॉइंट बता चुका हूं, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के प्रमुख आधार हैं। अब आप देखिए, मैं आपको इन तीनों चीजों के बारे में लिखवाता हूं। लिखना शुरू करें। लिखो भाई, शरीर में रक्त का परिसंचरण शरीर में रक्त का परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब है इधर से उधर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचना। इसको क्या, किसके द्वारा जाता है, वाहिनियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वाहिनियों। परिसंचरण वाहिनियों द्वारा होता है, क्योंकि मनुष्य में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र में क्या अंतर है कि बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त की नलिकाओं में बहता है, जबकि खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त नलिकाओं के बजाय खुले में ही बहता है। जैसे तिलचट्टा है, इसमें क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रुधिर नलिकाओं में न बह करके खुले में ही भरा हुआ रहता है। उसी प्रकार से केचुआ है, इसमें नलिकाओं में खून बहता है,
इसलिए इसके अंदर बंद परिसंचरण प्रकार का पाया जाता है। तो अपन ने लिख दिया कि भाई वाहिनियों के द्वारा होता है और रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं। अभी जो समझाया था मैंने आपको, रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं भाई रक्त वाहिनियां? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? धमनी, शिराएं और केशिकाएं। धमनी, शिराएं, केशिकाएं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे धमनी, शिराएं और केशिकाएं ये क्या करती हैं। ये रक्त वाहिकाएं मिलकर के और रक्त परिसंचरण हेतु एक जाल का निर्माण करते हैं। ये तीनों प्रकार की रक्त वाहिनियां आपस में क्या करके, जुड़ करके, मिल करके और परिसंचरण हेतु एक वेब बना देती हैं, एक जाल सा बना देती हैं। एक किसका निर्माण कर देती हैं? एक जाल का निर्माण कर देती हैं। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे धमनी। धमनी के बारे में देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को, धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। लिखो, रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों के विभिन्न अंगों तक शरीर के विभिन्न भागों के विभिन्न अंगों की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती है। लिख लिया आपने? एक पॉइंट लिख लिया। नंबर दूसरा लिख दो, धमनियों की भित्ति मोटी और लचीली होती हैं। धमनियों की जो दीवार होती है, धमनियों की दीवारों की भित्ति मोटी एवं लचीली होती हैं। कैसी होती है? मोटी और लचीली। धमनियों का रंग गुलाबी लाल होता है, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 3 में लिख दो,
कि धमनियों का रंग गुलाबी लाल होता है। क्यों होता है गुलाबी लाल? इसलिए होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। इस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को बहने के कारण ही धमनियों का रंग गुलाबी रंग का लाल होता है। आगे बढ़िए। धमनियों में रुधिर दाब के साथ प्रेशर से बहता है। जानते हो धमनियों में कितना दाब लगता है? 7 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से, 7 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रुधिर बहता है धमनियों में, इतने रफ्तार के साथ। तो क्या लिख देंगे हम कि धमनियों में रुधिर दाब के साथ बहता है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि धमनियों में जो ब्लड का प्रेशर होता है, गति होता है, वो गति 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली होती है, ऐसा मैंने पढ़ा था। धमनियां शरीर में गहराई पर पाई जाती हैं। आप यहां अपनी कलाई के पास उंगली रख करके देखिए, आपको कुछ मूवमेंट करता हुआ सा महसूस होगा, वो धमनी है, वो गहराई में होती है। गहराई में इसलिए होती है कि प्रकृति ने पहले से उसे ऐसे व्यवस्थित किया है कि यदि हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं तो हमारा अत्यधिक ब्लड का नुकसान न हो। अगर मान लीजिए धमनियां ऊपर ही सिरे पर होती, हल्के से भी कहीं हम चोटिल होते, हृदय के द्वारा क्या होता, पंपिंग कार्य होता और उससे हमारा बहुत सारा ब्लड शरीर से बाहर चला जाता और हमें ब्लड की कमी के कारण कई प्रकार की इंजरी हो सकती थी। इसीलिए प्रकृति ने पहले से ही धमनियों को शरीर की गहराई में स्थापित किया है। तो यहां लिख देंगे हम, धमनियों में रुधिर दाब के साथ बहता है। धमनियां शरीर में गहराई पर मांस में स्थित होती हैं। धमनियां शरीर में गहराई पर मांस में स्थित होती हैं। उसके बाद लिख लो आप, धमनियों में क्या नहीं पाए जाते हैं? वाल्व नहीं होते हैं, केवल हृदय में ही अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, इसके बाद उसमें वाल्व नहीं होते। तो क्या लिख देंगे कि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। धमनियों में क्या नहीं पाए जाते हैं भाई? कपाट नहीं पाए जाते हैं, वाल्व नहीं पाए जाते हैं। धमनियों में लगातार रुधिर वैसे ही बहता है। धमनियों में रुधिर हार्ट की धड़कन के झटके के साथ बहता है। धमनियों में रुधिर हृदय की धड़कन के झटके के साथ बहता है। ये इतना आपके धमनी के बारे में आप लिख सकते हैं। जल्दी से आप इसे लिख लीजिए ताकि मैं सिरा के बारे में बता सकूं। हाँ भाई, अब मैं इसे मिटा रहा हूं और मैं आपके सामने सिराओं के बारे में लिखूंगा। ये आपने लिख लिया होगा
देखिए भैया, सिराओं का जो कार्य होता है वो धमनी के बिल्कुल विपरीत होता है। भाई धमनियां रुधिर ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लेकर के जाती हैं, जबकि सिराएं क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रुधिर को लेकर के हृदय में आती है। उनका काम ले जाना होता है, इसका काम लाना होता है। तो आप लिखेंगे सिराएं अशुद्ध रुधिर को, सिराओं के बारे में लिख लो, सिराएं अशुद्ध रुधिर को कहां से लेकर के आती हैं पता है? अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं से इकट्ठा करके और कहां लाती है? हमारे दाएं आलिंद में ला करके छोड़ती है। सिराएं अशुद्ध रुधिर को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं से एकत्रित करके हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचाती हैं। ले आई वापस। केवल एक ही सिरा ऐसी है जो शुद्ध रुधिर लेकर के चलती है और उसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक ऐसी है जो शुद्ध रुधिर वाली होती है, जो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लेकर के और हमारे बाएं आलिंद में डालने का काम करती है। तो अपवाद को आप यहां पर लिख सकते हैं। किस तरह से देखिएगा कि केवल एक ऐसी सिरा, तो यहां मैं लिख दूंगा कि केवल पल्मोनरी, केवल पल्मोनरी सिरा को छोड़कर केवल एक पल्मोनरी जो सिरा है ये शुद्ध रुधिर लेकर चलने वाली है। केवल पल्मोनरी जो सिरा है वो केवल शुद्ध रुधिर लेकर के चलने वाली है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है जो हमारे फेफड़े में ला करके और क्या करती है, ऑक्सीजन को मिलाने के बाद रुधिर को लेकर के और हमारे बाएं आलिंद में डालने का काम करती है। तो केवल पल्मोनरी सिरा को छोड़ करके बाकी सारी की सारी जो सिराएं होती हैं वो क्या करती हैं? केवल पल्मोनरी के अलावा सभी सिराएं अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाने का काम करती है। लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट पॉइंट लिख दें पल्मोनरी। मैं नीचे इसमें लिख देता हूं, कहीं याद ध्यान नहीं रहे आपके। पल्मोनरी सिरा में O2 युक्त रुधिर होता है। O2 युक्त रुधिर पल्मोनरी। आपसे एक अपवाद के रूप में प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि एक ऐसी सिरा का नाम बताइए जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, तो वो पल्मोनरी सिरा हो गई। आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि सिराएं शरीर में ऊपरी त्वचा के नीचे स्थित होती हैं। सिराएं शरीर में ऊपरी त्वचा के नीचे स्थित होती हैं। आपको ये दिखाई देती है ना अपने हाथों में जो नीले कलर की, हाथ पैरों में नीले नीली जो नसें दिखाई दे रही है, सिराएं हैं। इनका नीला कलर भी इसीलिए है क्योंकि इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है, इसलिए इनका रंग कैसा है? नीला है। आप अपनी उंगली को थोड़ी देर एक धागे से बांध लीजिए। आपने जैसे ही उंगली को धागे से बांधा, थोड़ी देर में आप देखेंगे पूरी की पूरी उंगली नीली हो जाएगी। कैसी हो जाएगी?
ब्लू कलर की हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, अर्थात कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर वाली हो गई हैं, इसलिए कैसी दिखाई दे रही है हमको, वो नीले कलर की दिखाई दे रही है। जैसे ही आप धागा खोलोगे तत्काल क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा और आपकी उंगली का रंग भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए हमको सिराएं कैसे कलर की दिखाई देती हैं, नीले कलर की दिखाई देती है। ये भी लिख लो कि सिराओं का रंग कैसा होता है, नीला होता है। कैसे? सिराएं नीले रंग युक्त होती है। सिराओं का CO2 के कारण सिराओं का CO2 युक्त रुधिर होने के कारण नीला रंग होता है। सिराओं का कौन सा रंग होता है, नीला रंग होता है। अब इसके बाद ऊपर लिखवाऊंगा भाई मैं, धमनी वाला मिटा देता हूं मैं। हाँ भाई, आगे लिख लो सिराओं में कि सिराओं में कपाट पाए जाते हैं जो रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर बहने देते हैं, हृदय से वापस नहीं जाने देते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं जो रुधिर को शरीर से केवल हृदय की ओर बहने देते हैं। अगर वापस हृदय से शरीर में जाना चाहे अशुद्ध रुधिर तो ये नहीं जाने देते हैं, इसलिए सिराओं में क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। सिराओं में जो रुधिर बहता है वो कम दाब के साथ बहता है। सिराओं में रुधिर कम दाब के साथ बहता है। धमनी से कम दाब होता है, धमनियों में तो दाब और झटके के साथ रुधिर बहता है, परंतु सिराओं में कम दाब के साथ रुधिर बहता है। सिराओं की दीवारें होती हैं पतली और दृढ़ होती हैं। यहां से अब आगे इसको मिटाऊंगा भाई मैं। लिख देंगे कि भाई सिराओं की जो दीवारें हैं पतली होती हैं, पतली परंतु दृढ़ भित्ति वाली होती हैं। कैसी होती हैं? पतली तो होती हैं परंतु दृढ़ भित्ति वाली होती हैं और सक्रिय होती हैं। यहां लिख दो, सिराएं
धमनियों की अपेक्षा संकरी होती है। कैसी होती है? संकरी होती है। आगे देखिए, मांसपेशियों में यहां तक क्या लिख दिया अपन ने? मेरे हिसाब से आपको ये जानकारी पर्याप्त है कि भाई शिराएं अशुद्ध रुधिर वाली होती हैं, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाती हैं, केवल एक पल्मोनरी शिरा को छोड़ करके। इनके कपाट पाए जाते हैं, दीवारें पतली होती हैं, दृढ़ होती हैं, कम दाब के साथ रुधिर बहता है, शरीर में गहराई पर न होकर के ऊपर पाई जाती है, और इनमें रुधिर कम दाब आदि आपका सिरा मेरे हिसाब से पूर्ण हो चुका है। आप इसे लिख लें। हाँ भाई, अब इसके बाद में कैपिलरीज के बारे में लिख लें आप। तीसरा पॉइंट हमारा आ गया केशिकाएं। अंग्रेजी में इन्हें कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। देखिए कैपिलरीज क्या कर रही हैं, किसी भी ऊतक या अंग में पहुंच करके धमनियां और शिराएं किसी भी किसी भी ऊतक या अंग में पहुंच करके धमनी और शिराएं उत्तरोत्तर छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती है। उत्तरोत्तर यानी लगातार। उत्तरोत्तर छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाती है ताकि सभी ऊतकों और शरीर की कोशिकाओं को रुधिर प्राप्त हो सके। O2 युक्त रुधिर प्राप्त हो सके तब वो क्या कहलाती हैं? केशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार रुधिर नलिकाओं के विभक्त होते होते भित्ति इतनी पतली हो जाती है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विस्तरण क्रिया के द्वारा ही हो जाता है। इस प्रकार से विभाजित होते होते वाहिकाओं की भित्ति इतनी पतली हो जाती है
इतनी पतली हो जाती है कि O2 व CO2 का विनिमय, आदान प्रदान, विनिमय विसरण क्रिया से हो जाता है। अब आगे देखिए आप, इसके बाद में अपन क्या देखेंगे कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान भी विसरण क्रिया के द्वारा ही, सूक्ष्म नलिकाओं की केशिकाओं की सहायता से ही होता है। ऊपर लिख देता हूं मैं अब आपको, सिरा हटा दिया मैंने। खाद्य पदार्थों का वितरण भी इन सूक्ष्म नलिकाओं से ही विसरण क्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों का वितरण भी इन सूक्ष्म नलिकाओं से विसरण क्रिया द्वारा हो जाता है। इन्हीं सूक्ष्म नलिकाओं को केशिकाएं कहते हैं। लिख लिया होगा आपने ये कि ये छोटी छोटी केशिकाएं पुनः एक दूसरे से जुड़ करके और सिराओं का निर्माण कर देती हैं। लास्ट पॉइंट लिख लो, ये छोटी छोटी केशिकाएं पुनः जुड़कर, ये छोटी छोटी केशिकाएं क्या करती हैं भाई, पुनः जुड़ करके सिराओं और महासिराओं का निर्माण कर देती हैं। ये आपका धमनी, केशिका और सिरा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो रुधिर है उसमें भी 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड कार्प सेल, वाइट ब्लड कार्प सेल, ब्लड प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स के द्वारा अनुरक्षण, ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसी के साथ धन्यवाद। आप इसे लिख लीजिए।